नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन में बंद पड़ी विनोद मिल के मजदूरों को पिछले 3 दशक से तमाम आंदोलन करने के बावजूद भी आश्वासन तो कई मिले, लेकिन उनका बकाया भुगतान आज तक नहीं हो सका है। आज भी उनका करोड़ों का भुगतान बकाया है, जिसे मिलने यह मजदूर बाट जोह रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए 6 महीने का अंतिम अवसर दिया था, फिर भी सरकार ने मजदूरों के खाते में पैसा जमा नहीं करवाया है। अब उज्जैन मिल मजदूर संघ एवं अन्य मजदूर संगठन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का केस लगाने वाला है। यह दुर्भाग्यजनक है कि करीबन 4000 मजदूरों में 2500 मजदूर की तो मृत्यु भी हो गई है। शेष मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और वह उम्र दराज हो चुके हैं और चलने फिरने से भी अशक्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार आंदोलनरत मजदूरों के मंच पर आए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यह बूढ़ी आंखें अपने बकाया रुपए को देखने के लिए तरस गई हैं। मजदूर नेताओं का कहना है कि हम कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और जिन प्रतिनिधियों ने हमें आश्वस्त किया था, अब वह भी पहल करके कृपया मजदूरों का बकाया रुपया दिलवा दें। मजदूर नेताओं का कहना है कि विनोद मिल की जमीन बेचकर पैसा चुकाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जमीन बेचने का कोई जिक्र ही नहीं है। सरकार को सीधे सीधे भुगतान करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 27 फरवरी 2019 2 वर्ष में शेष पैसा 98 करोड़ रुपए 2021 फरवरी को जमा करके देना था मजदूरों का। अब उसमें पैसा सरकार ने जमा नहीं करा, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार ने 30 जुलाई को फिर आदेश दिया, तो उसका 10% 9 करोड़ 82 लाख जमा हुआ। शेष 88 करोड़ 72 लाख रुपए जो अभी 31 जनवरी 2022 को जमा होना था, जो जमा नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो उसके कंटेम्प्ट के नोटिस अपने वकील के माध्यम से हमने दिया है और निरंतर नोटिस वकील के माध्यम धीरज सिंह परमार के माध्यम से देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाएंगे अमान्य याचिका और उनसे निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। मिल मजदूर संघ उज्जैन के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फरवरी 2021 तक शेष 98 करोड़ रुपया मजदूरों का सरकार को देना था, लेकिन कलेक्टर और सरकार ने यह पैसा जमा नहीं किया है। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया तो सरकार ने 10% जमा किया। इसके बाद 88 करोड़ 72 लाख रुपए 31 जनवरी तक जमा होने थे, परंतु जमा नहीं किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ही है। इसलिए कोर्ट के कंटेंट का नोटिस हमने अपने वकील के माध्यम से दिया है। निरंतर हम नोटिस देते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय की अवहेलना का केस लगाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। सितंबर 1951 में मिल बंद हुआ। बंद होते ही हमने संघर्ष समिति का निर्माण कर आंदोलन शुरुआत की। उसमें मिल मजदूर संघ भी था शामिल और आज भी है, वस्त्रोद्योग श्रमिक संघ। हमने 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हमने मैदान में आंदोलन किया, आवश्यकता पड़ी बम्बई में प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, भोपाल में किया, उज्जैन में हर चौराहे पे किया, धरना आंदोलन भी किया। हमें राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपका काम जल्दी निपट देंगे, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही हो, वो वर्तमान में शिवराज जी की सरकार हो। शिवराज सिंह चौहान जब हम यहाँ धरना 15 में दिया, हमारे मंच पर आए, 2 बार आए और कहा कि मैं आपका एक एक पैसा दूंगा और आपको जब पैसा मिलेगा आपके बीच में रहकर मैं भोजन करूंगा, इस प्रकार आश्वस्त किया। हमें भोपाल बुलाया और भोपाल में वल्लभ भवन में हमारी चर्चाएं हुई। सचिव थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज हमारा 2500 से अधिक मजदूर मर चुका है और उनके परिवार के लोग और जो जिंदा है उनमें भी अधिकांश 60, 70, 80 साल की उम्र के हो चुके हैं। मरने जैसी स्थिति में हैं, चलने फिरने से मोहताज है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिवाली के पर्व
आश्वस्त किया था, हम सबसे मिले थे, क्योंकि हम हर मोर्चे पे हम जनप्रतिनिधियों से मिले, आंदोलन किया, कानूनी कार्रवाई भी की। मजदूर संघ 3 दशक से लड़ाई लड़ता आया है और उसके अंदर वस्त्र उद्योग संघ वगैरह सभी मजदूरों का साथ रिया है, लेकिन गलत प्रचार करते हैं। लोग के मील ज़मीन बिक के पैसा मिलेगा, लेकिन ज़मीन बिकने का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसके अंदर ऐसा कोई लेखा नहीं है कि ज़मीन बेच के पैसा दिया जाएगा। तरह तरह की जनता को गलत प्रचार करके ने मतलब भ्रमित किया जाता है, जबकि सरकार को ज़मीन बेचने का कोई ऐसा वो नहीं था कि ज़मीन बेच के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय सिर्फ ये था कि 2 साल के अंदर पैसा दिया जाए, लेकिन 2 साल में भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद 1 साल का समय फिर मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुरी तरह लताड़ के ने मतलब उनको 6 महीने का समय दे के और 8 करोड़ 82 लाख रुपए 10% जमा करवाया है और बाकी पैसा 88 करोड़ रुपए जमा करना था, लेकिन सरकार ने अभी तक 31 जनवरी को जमा नहीं किया है। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार गरीब मजदूरों को, जो इनके परिवार में लोग मर चुके हैं और बच्चे मतलब गलत राह पे चले गए हैं, और ऐसे स्थिति में सरकार से हम अपील करते हैं कि गरीब मजदूरों का और गरीब के बच्चों का ध्यान रखते हुए उनको पैसा जल्द से जल्द दिलाए सरकार, और हम यही उम्मीद रखते हैं। वरना हम अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जाके हमको डबल से मतलब वो केस लगाना पड़ेगा, मानहानि का केस लगाना पड़ेगा। उज्जैन के सप्तसागर में से गोवर्धन सागर की सफाई स्थानीय रहवासी श्रमदानियों के सहयोग से साफ करने में लगे हुए हैं। बीते 80 सालों में पहली बार सागर की सफाई होने के बाद पानी दिखाई देने लगा है। सप्तसागर की सफाई के लिए जन सहयोग में अब तक 7 लाख इकट्ठे किए गए हैं। वहीं 2 जेसीबी, 1 पोलकेन, 20 ठोगी और 40 लोगों की मदद से सफाई कार्य जारी है। उज्जैन के बुधवारिया स्थित गोवर्धन सागर का 200 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा क्षेत्र जन सहयोग से साफ होने लगा है। शीतला माता भक्त मंडल समिति, सामाजिक संस्थाएं व संत सफाई अभियान में पिछले 27 जनवरी से लगे हुए हैं। सफाई अभियान के बाद गोवर्धन सागर के बड़े हिस्से में पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ लगातार जन सहयोग से साफ सफाई का कार्य जारी है और यह कार्य मशीनों और डोगियों के द्वारा भी किया जा रहा है। गोवर्धन सागर का एक बड़ा हिस्सा 200 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा साफ हो चुका है। यहाँ कचरा साफ होने के कारण गोवर्धन सागर का एक बड़ा हिस्सा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मिलता था, सैलरी बेस पे लेता था, अभी यार सैलरी तो सब बंद हो। अभी तक तो क्या 4-5 रोज से धीरे धीरे काम चल रहा था, बाकी आज से और तेज़ी काम में आएगी। हम उम्मीद है कि ज़्यादा 8 या 15 रोज में काफ़ी इसमें काम हो जाएगा और काफ़ी सफाई हो जाएगी। तो देखो अभी अब तो ठीक है, थोड़ा चल रहा था, बाकी अब आज से काम में तेज़ी आएगी तो जल्दी से जल्दी होने को हमको उम्मीद है। एक डंपर भी है, जेसीबी है, और भी 2-3 जेसीबी, 3 जेसीबी लगे हुए हैं, एक पोलैंड लगे हुए हैं और डंपर लगे हुए हैं और डोंगी भी लगी हुए हैं 6-7। डोंगी 10 हो गई। आदमी बढ़े हुए हैं, 30 आदमी बढ़े, आदमी कोई बढ़ाया, डोंगी बढ़ाई, मशीन ही बढ़ी है। तो काम में तेज़ी तो आई, काफ़ी तेज़ी आई है और हम उम्मीद है कि जल्दी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 15 रोज़, ज़्यादा 15 रोज़ के अंदर काफ़ी अच्छा स्थिति पूरा होने को उम्मीद है। कम से कम 15 से 20 फीट पानी उसमें है।
तालाब के अंदर पानी का जो जल है स्रोत 15 से 20 फीट के अंदर जल है। किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि सामने इसलिए एक तो आसपास जगह बहुत कम है, पानी बहुत है, जल अंदर है, तो बिना मशीन के आदमी तो जा नहीं सकते, बिना मशीन के द्वारा काम होगा। यहाँ बता दें कि गोवर्धन सागर सहित सप्त सागरों की साफ सफाई के लिए रमा दल, अखाड़ा परिषद, शीतला माता भक्त मंडल समिति सहित सामाजिक संस्थाओं ने सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें लगातार शहर के प्रबुद्ध जन और अन्य सामाजिक संस्थाएं जुड़ती गई। अब लगातार यहां सफाई अभियान जारी है। यहां इस अभियान में 2 JCB, 1 पोकलेन, 20 छोटी नाव व 40 लोग लगे हुए हैं। शीतला माता मंदिर समिति के कमल कौशल, राजेंद्र चौहान व उनकी टीम ने श्रमदान कर रहे लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कराया है। 27 तारीख से श्रमदान का कार्य यहाँ शुरू हुआ था रामादल अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में, और सभी स्वयंसेवी संगठन श्री क्षेत्र पंडा समिति, अखिल भारतीय संत समाज, शीतला माता भक्त मंडल, गोवर्धन सागर बचाव संघर्ष समिति और सभी समाजजन यहाँ पर, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के लोग यहाँ पर एकत्र हुए। और आज जो है 27 तारीख के बाद से 3 फरवरी तक जब हम कार्य को देखें तो लगभग 25% कार्य की स्थिति में पहुँच गए हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि कठिन कार्य था, यहाँ ऊपर ज़मीन के ऊपर घास टाइप दिख रहा था, लेकिन जब इसको निकालने की जब व्यवस्था शुरू की तो आज 10 से 12 फीट तक गहरा पानी अंदर नीचे निकल करके आ रहा है। और ऐसे कठिन कार्य को माझी समाज के लोग 10 डोंगी जो छोटी नौका उसके माध्यम से लगभग 30 लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और यह कार्य जिस गति से अभी चल रहा है तो उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह तालाब जो गोवर्धन सागर के रूप में जो जगह है, हमारी अवंतिका नगरी का ये हृदय स्थल है। और हम ये कहें कि प्राचीन काल में जब कलकल बेती शिप्रा की जो बात आती है तो सप्त सागर जब भरे रहते थे और यहीं का पानी माँ शिप्रा के अंदर रिसाव कर नीचे पहुंचता था और उसके माध्यम से ही माँ शिप्रा चलायमान रहती थी, और वह दूर पुनः आने की स्थिति में आ रहा है। एप्लीकेशन प्रमोटिंग का झांसा देकर शहर के एक युवक को ठगोड़ों ने 27 लाख की चपत लगा दी है। ठगोड़ों द्वारा अन्य जिलों में भी ठगी की वारदात को अंजाम देना पता चला है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने ठगोड़ों की तलाश शुरू कर दी है। छोटा सराफा में रहने वाले अर्पित अग्रवाल को उज्जैन के माधवनगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले शैलेंद्र उपाध्याय, संतोष उपाध्याय, सनावत के दंपत्ति सचिन और रीमा सिसोदिया एवं इंदौर निवासी राधु चौहान, अक्षय चौहान ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लुकछुप के प्रमोशन के लिए प्रति माह 4 लाख रुपए देने का झांसा दिया था। इसके लिए उन्होंने पहले 17 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराया, जिसके बाद उन्होंने सनशाइन टावर में ऑफिस लेकर काम शुरू किया, लेकिन 3 महीने तक कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये सभी ठगोड़े हैं, जिन्होंने देवास, आगर, इंदौर सहित अन्य जिलों में इसकी प्रकार की वारदात की है। अन्य जिलों में इन प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं, जिस पर इन्होंने नीलगंगा थाने में शिकायत की, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अंदर तो मैंने उसके अंदर थोड़ी जानकारी ली उसके अंदर और पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर प्रमोटिंग का वर्क होता है, तो इसके अंदर पैसे जमा कराना पड़ेंगे 15 लाख रुपए प्लस GST 18%। जी, तो मैंने 15 लाख रुपए प्लस 2,70,000 रुपये GST कंपनी को जमा की, जिसके अंदर अपनी कंपनी की एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था लुकछुप। उस पर जो है प्रमोटिंग का वर्क होता था, एप्लीकेशन प्रमोट करना होती थी। उसके लिए उन्होंने, कंपनी ने जो बताया था हमें कि कम से कम आपको 15 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में आपको 45 लोगों का स्टाफ रखना होगा, जिनसे आपको वर्क कराना होगा। तो सर मैंने वो वर्क करवाया था, 3 महीने तक कंटिन्यू वर्क करवाया, जिसके अंदर मुझे 1 रुपया भी कंपनी से नहीं मिला था। फिर मैंने कंपनी को बंद कर दिया। मुझे पता लगा कि जो उनकी देवास में FIR हो गई थी, तो कंपनी के सारे ओनर जो हैं देवास में गिरफ्तार हो चुके थे। जब देवास में जब गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जब उनकी बेल हुई थी हाई कोर्ट से, उनके बाद फिर मैंने इन कंपनी के ओनर पर प्रेशर बनाया, तब इन्होंने मुझे जाकर के 1 लाख रुपये दिया था। उसके बाद से आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। क्या कंपनी का क्या नाम है, कहाँ पे? कंपनी का नाम जो है मेगामाइंड टेकर कंसल्टेंसी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म MMTCS है, जो इंदौर नायता मुंडला में कंपनी का हेड ऑफिस था। घटनाक्रम जो है बयान वगैरह पर मामला खुलेगा और मेरा जो है प्रकरण दर्ज नीलगंगा थाने में होगा। कितने का अभी तक वो आपका नुकसान हुआ? मेरा 27 से 28 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है मेरा। उज्जैन में SP के निर्देश के बाद गुंडा अभियान के तहत आरोपियों के अवैध मकानों को तोड़ने की कार्यवाही जारी है। थाना नीलगंगा पुलिस ने मंछावन कॉलोनी में प्राण घातक हमले के आरोपी का मकान तोड़ दिया है। आरोपी जितेंद्र भाटी पर धारा 307 सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कार्यवाही के दौरान परिजन रोते बिलखते भी नजर आए।
उज्जैन की थाना नीलगंगा पुलिस ने गुंडा अभियान के तहत गुरुवार को मंछामन कॉलोनी में एक गुंडे के मकान का अवैध हिस्सा तोड़ दिया है। आरोपी जितेंद्र भाटी पर नीलगंगा थाने में धारा 307 सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरुवार को दोपहर में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही की और आरोपी ने मंचा मखान कॉलोनी पहुंची। यहां पर कार्यवाही के दौरान आरोपी के परिजन कार्यवाही नहीं करने पर अड़े रहे, लेकिन निगम प्रशासन ने एक न सुनी और कार्यवाही जारी रखी। कार्यवाही के दौरान परिजन रोते हुए कार्यवाही को रोकने की गुहार लगाते दिखाई दिए। मत तोड़ो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मत तोड़ो। बस पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र भाटी पर धारा 307 सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। यहां गुंडे का अवैध निर्माण धराशाही किया गया है। ये गुंडा अभियान में कार्रवाई की गई है। भाटी जी का जो अवैध निर्माण था उतना उसका अवैध हिस्सा हमने हटाया है और फ्रंट एमओएस पे जितना भी निर्माण था सिर्फ उसको हटाया गया है। अभियान के अंतर्गत यहाँ पे मंछामन में गणेश मंदिर के पास में ये मकान तोड़ा है, अतिक्रमण किया था। आपराधिक किस्म का व्यक्ति है ये। इसके तहत वो मामला दर्ज था, इसके खिलाफ 307 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिलने जा रही इस सौगात का काम 2022 से शुरू होने की उम्मीद है। उज्जैन को मेडिकल क्षेत्र में नई सौगात का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करने की बात कही है। मेडिकल कॉलेज के बनने से जिले लोगों को अन्य शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना होगा, उन्हें यही बेहतर उपचार मिल सकेगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले घोषणा की थी। उज्जैन में कुछ व्यवहारिक परेशानियों के चलते पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। बुधवार को भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने उज्जैन वासियों के लिए नई सौगात दी है। सीएम ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से फंड जारी कर इसी सत्र से ही कॉलेज को शुरू करने की बात कही है। मंत्री यादव ने कहा कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के लिए सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन भी कई बार सीएम से बात कर चुके थे। अब मेडिकल कॉलेज नरेश जिनिंग की जमीन पर बने या विश्वविद्यालय की जमीन पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मई 2021 में इस बात की घोषणा की थी। ये बात सही कि उज्जैन ने 1965 से लगाकर आज तक लगातार इस बात के लिए डिमांड की है। लगभग 50 साल पहले भी उज्जैन बंद इसी बात के लिए हुआ कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। काल के प्रभाव में कई सारे नगर, कई ज़िलों में ये मेडिकल कॉलेज हो गया। हमारा 80 में संभाग बन गया, उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ था। अब छोटे छोटे स्थान पे होने लगे। यशस्वी मुख्यमंत्री के नॉलेज में ये बात लाए कि एकमात्र संभाग बचा है। उन्होंने घोषणा भी की थी और चूँकि इस साल कल कैबिनेट में जब राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य की बात हुई और अपने स्टेट में संभावना देखी है, तो माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाया कि अपने यहाँ फुल फ्लेश स्टेट के मेडिकल चिकित्सा के विभाग के द्वारा ही मेडिकल कॉलेज चलाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत कल इस बात के लिए संज्ञान में लेते हुए विभाग को निर्देशित किया कि इसी कैबिनेट में प्रेसी लाए और आने वाले बजट में इसका पर्याप्त धनराशि लेते हुए इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज की बाकी कॉलेजों के साथ ही सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हाँ बनेगा सर। देखिए, जो ज़मीन हमारे पास उज्जैन में उपलब्ध है, नरेश जिनिंग फैक्ट्री की ज़मीन भी हमारे पास कॉलेज के लिए उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी के आसपास भी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास बने या हॉस्पिटल के आसपास, सवाल इतना है कि उज्जैन में कॉलेज बनना चाहिए और मेडिकल कॉलेज के साथ ही मुझे लगता है कि उज्जैन में अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी शिक्षा उज्जैन में नहीं मिलती। मालूम हो कि पिछले साल 19 मई 2021 को उज्जैन में जनप्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की वर्षों पुरानी मांग को मंजूरी दी थी, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर तेजी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने 50 वर्षों से जो उज्जैन के नागरिकों की और जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि उज्जैन में शासकीय मेडिकल कॉलेज बने और उसकी आवश्यकता भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह से, मोहन यादव जी और पारस जी के आग्रह पर पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी
पर काल परिस्थिति के कारण ये पीपी मोड पे जा रहा था। लेकिन जब वापस से हमने आग्रह करा, मेरे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करा और कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करा कि इसमें बजट का प्रावधान करेंगे और शुद्ध मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज उज्जैन में मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अब दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। राजनीतिक गलियारों में हुई उठापटक के बाद अब तरह तरह के बयान आने लगे हैं। कल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं उनके पूर्व पार्षद भाई को लेकर उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में जाने वाले लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं ही नहीं, वे गोडसे विचारधारा के हैं। ऐसे लोग जो कांग्रेस में हैं और भाजपा में जाना चाहते हैं वह चले जाएं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उज्जैन शहर कांग्रेस में उस समय राजनीतिक सरगर्मिता शुरू हो गई जब पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता जय सिंह दरबार और उनके छोटे भाई कांग्रेस से पूर्व पार्षद विजय सिंह दरबार ने भाजपा का हाथ थाम लिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले दरबार बंधु को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं ही नहीं, ये गोडसे विचारधारा के हैं और ऐसी सोच वाले और भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। वैसे अधिकृत मेरे पास उनका कोई पत्र वगैरह नहीं आया है, मगर समाचार पत्र और लोगों के माध्यम से और मीडिया चैनलों के माध्यम से पता चला है। अगर वो चले गए तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है। और भी अगर ऐसे पार्टी से लोग गद्दार जाना चाहते हैं जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा को नहीं चाहते और जो गोडसे की विचारधारा को चाहते हैं और जो जिनकी मानसिकता सिर्फ सत्ता चाहना है, वो अगर कांग्रेस में से चले जाते हैं तो अच्छी बात है। इन लोगों से कितना नुकसान था पार्टी को हर बार के चुनाव? कोई नुकसान नहीं था। इनको लिया, चलो एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूल थी, अपन ने बोला चलो यार कल का भूला अगर आ गया तो कोई बात नहीं है, मगर अगर इनसे कोई नुकसान नहीं है और इसी प्रकार से और लोग भी जाएंगे तो उनसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास के साथ साथ भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जय सिंह दरबार और भाई विजय सिंह दरबार भाजपा में शामिल हुए हैं, हम उनके विचारों का स्वागत करते हैं। वहीं मंत्री मोहन यादव ने कहा कि विधायक प्रतिनिधि ही क्या, सिंधिया जैसे लोग भी भाजपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी में संभावना है आने वाले समय में कांग्रेस सिमटती जा रही है। ऐसे में कई सारे मित्र हमारे आज भी मेरे और संपर्क में भी है। मैं अपने यहाँ वर्तमान में उज्जैन दक्षिण में विजय सिंह दरबार, जय सिंह दरबार, इनका स्वागत करता हूँ। कल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी में स्वागत किया है। औपचारिक रूप से कल विवेक जी जोशी और हमारे प्रदेश प्रभारी के साथ हम अपने उज्जैन में उनको अपने दल में लाएंगे। ये भाजपा की विचारधारा है, भाजपा का बढ़ता कदम है, भाजपा का बढ़ता परिवार है जो विकास के साथ सब लोगों को जोड़ना चाहता है। उसी का परिणाम है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। आपने कहा कुछ और लोग संपर्क में, क्या उसमें विधायक शामिल? अब मैंने तो कहा कि विधायक तो क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता तक आ चुके हैं। माननीय सिंधिया जी आए हैं और कई सारे नेता आए हैं। हमने सबने देखा है काल के प्रवाह में पूरे देश में अब कांग्रेस का अस्तित्व ज़्यादा बचा नहीं है। ऐसे में जो आएंगे हम सबका स्वागत करेंगे। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाकाल मंदिर के बाहर स्थित सती माता मंदिर को वहां से हटाया गया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दौरान मंदिर को हटाकर दूसरे स्थान पर विस्थापित किया गया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों के अंतर्गत गुप्त रास्ते की तलाश के नाम पर मंदिर को वहां से हटाया गया है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण के नाम पर मंदिरों को विस्थापित करने का काम जोरों से चल रहा है। उसी के चलते आज महाकाल मंदिर के बाहर स्थित प्राचीन सती माता के मंदिर को भी विस्तारीकरण के अंतर्गत दूसरे स्थान पर विस्थापित किया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने आज मौके पर पहुंचकर मंदिर को हटाने की कार्यवाही शुरू की। मौके पर मौजूद उज्जैन एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि पुरातत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सती माता मंदिर के नीचे गर्भगृह मिलने की संभावना है, जिसके चलते मंदिर को पुरातत्व विभाग के निर्देश पर हटाया गया है।
आपको बता दें कि अभी गुप्त नवरात्रि की शुरुआत ही हुई है और प्रशासन ने विस्तारीकरण के नाम पर सती माता मंदिर को हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। वर्तमान में मंदिर विस्तारीकरण में एक ये सती माता का मंदिर बीच में आया हुआ है। पुरातत्व विभाग से निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसके नीचे जो है गर्भगृह मिलने की संभावना है, तो उसके स्तर पे जो है काम किया जाना है, इसलिए इस मंदिर को जो है विस्थापित किया जा रहा है। आज कौन कौन से मंदिर हटाए गए? आज ये केवल एक ही मंदिर आपका सती माता का मंदिर है, इसको विस्थापित किया गया। एक हनुमान जी का मंदिर भी हटाया जाएगा? नहीं, अभी नहीं हटाया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा इनको सर? अभी इनको महाकाल मंदिर समिति के द्वारा एक स्थान जो है मंदिर में उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधियों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम व थाना महाकाल पुलिस द्वारा एक नग वजन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी से चोरी की गई हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल व जेवरात बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। उज्जैन के महाकाल थाना पुलिस ने 2 माह पहले हुई नकबजनी का खुलासा किया है। 9 जनवरी 2022 को फरियादी शैलेंद्र शाह निवासी सिंहपुरी उज्जैन ने अपने घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल पैशन प्रो चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। दूसरी घटना 31 जनवरी 2022 को फरियादिया अर्चना त्रिवेदी निवासी सिंहपुरी स्थित मकान निर्माण कार्य के दौरान उनके घर में रखी अलमारी से सोने चांदी के जेवर व नकदी रुपए चोरी किए गए थे एवं चोरी की शंका निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों पर व्यक्त की गई थी। उक्त प्रकरणों की विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि जूना सोमवारिया में रहने वाला एक व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों से सिंहपुरी में मजदूरी कर रहा था, उसके द्वारा कोई चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा संदेही को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने उक्त दोनों घटना करना स्वीकार किया एवं आरोपी से घटना में चोरी की गई मोटरसाइकिल एवं सोने चांदी के जेवर व नकदी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने MP13 DP 5010 पैशन प्रो जिसकी कीमत लगभग 50,000 है, एक सोने का टीका करीब 20 ग्राम जिसकी कीमत 95,000 है, चांदी की बिछिया, चांदी के सिक्के, नकदी 5,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। ये आज से 2 महीने पहले एक शिक्षक दंपति हैं सिंहपुरी में, उनके यहाँ मकान का काम चल रहा था। उसी मकान में काम करने वाले एक लड़के ने घर से सोने और चांदी के कुछ रकम चुराई थी जिसकी कीमत लगभग 1-1.5 लाख रुपए थी। उसकी हम तलाश में लगे हुए थे। इसी बीच में थाने से एक मोटरसाइकिल भी चोरी गई थी। आज हमने उस लड़के को उस चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने उस चोरी को भी करना स्वीकार किया है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का माल मसरूका और उक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कौन युवक है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है? वो रहने वाला जूना सोमवारिया का है और पैसे से मजदूर है। उसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अगर उसके खिलाफ पूर्व के भी रिकॉर्ड रहेंगे तो और भी अन्य कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती उन्हें भस्म नमा कर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार करने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्मारती बगैर श्रद्धालुओं की ही हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया है। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवों के साथ श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण भी किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।